नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजाति। आपकी पुस्तक में राजस्थान की जनजातियों का उल्लेख है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जनजाति कहते किसे हैं। वैसे तो अगर विकासवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखें तो जाति की हम कोई परिभाषा नहीं दे सकते। फिर भी अगर हम इसको परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा समाज जो हमारे सभ्य समाज से दूर जंगलों और पर्वतों में रहता हो, जिनकी अपनी संस्कृति हो, अपनी सभ्यता हो, ऐसे समाज को हम जनजाति कहते हैं। दोस्तों, जनजाति के कुछ उपनाम भी होते हैं। हम इन्हें विभिन्न नामों से भी जान सकते हैं। जैसे ये गिरी में रहते हैं। गिरी का मतलब होता है पहाड़, इसलिए इसको गिरिजन भी कह सकते हैं। गिरी में रहने के कारण इसको क्या कहते हैं? गिरिजन, पहाड़ों में रहते हैं। उसके अलावा इसका एक नाम और हम दे सकते हैं, वनों में रहने के कारण इसको हम वनवासी भी कह सकते हैं। यानी जनजाति के दो उपनाम हो गए, गिरिजन और वनवासी। अब हम बात करते हैं इसके निवास स्थान की। इसका निवास कहाँ होता है? ऊपर की परिभाषाओं से, ऊपर के उपनाम से हमें समझ में आ चुका होगा कि इनका निवास कहाँ होता है। तो विद्यार्थियों, इसका जो निवास होता है वो पहाड़ों में, दुर्गम पठारों में और जंगलों में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वनवासियों की, यानी जनजाति की आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से कौन सी होती है? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम इनकी 4 आर्थिक क्रियाएं बता सकते हैं। कितनी? 4। पहली की अगर हम बात करें तो वनोत्पाद, यानी वनों से संबंधित प्रोडक्ट, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो आखेट, यानी शिकार करना। तीसरी अगर बात करें तो कृषि, और कृषि भी किस प्रकार की? आदिम प्रकार की, यानी कृषि का प्रारंभिक रूप। चौथा अगर हम बात करें तो पशुपालन मान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जनजाति की आर्थिक क्रियाएं होती है, वनोत्पाद, आखेट, कृषि और पशुपालन। दोबारा देखते हैं हम एक बार। यानी जनजाति उपनाम अगर हम दे तो गिरिजन, वनवासी। निवास स्थान की बात करें तो पहाड़, पठार और जंगल। आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो वनोत्पाद, आखेट, कृषि और पशुपालन। इसके बाद में हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनजाति की बात की जाए तो 92.39 लाख है। कितनी है? 92.39 लाख। अगर हम प्रतिशत की बात करें कि राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती है उनका प्रतिशत कितना है, तो वो है विद्यार्थियों 13.48% है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 13.5। समझ में आ गई बात? उसके बाद में बात करते हैं कि जनजाति की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है। तो हमारे राज्य का देश में स्थान है 6ठा। कौन सा स्थान है? 6ठा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 92.39 लाख जनजाति है। प्रतिशत की बात करें तो 13.48% है, और देश में अगर स्थान की बात करें तो वो है विद्यार्थियों 6ठा स्थान। उसके बाद में हम बात करते हैं पर्टिकुलर जिलों की, कि सर्वाधिक जनजाति वाले जिले, यानी सर्वाधिक जनजाति वाले जिले कौन से हैं। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें क्षेत्र विशेष की, बात करें तो हमारे राजस्थान का जो दक्षिण अंचल है, यानी जो दक्षिणी प्रदेश है, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनजाति है, तो वो है आपका दक्षिणी प्रदेश। अब हम बात करें पर्टिकुलर जिलों की, जिले कौन कौन से जहां सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। तो ऐसे जिलों की बात करें तो पहला स्थान आता है दोस्तों उदयपुर का। किसका? उदयपुर। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो वो है सिरोही। 3 नंबर पर है डूंगरपुर।
4 नंबर पर बात करें तो बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ये 4 प्रमुख स्थान है जहां सबसे ज्यादा जनजाति है, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब हम राजस्थान के नक्शे में अगर इसकी बात करें कि ये स्थान कहाँ है, देखो यहां पर है सिरोही है, सिरोही के बाद में उदयपुर है, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर है और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। यानी ये जो क्षेत्र है यानी दक्षिणांचल, यहां पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। अब इसको याद कैसे करोगे? उदय सिंह डुब्बा। कैसे याद करोगे? उदय सिंह डुब्बा, याद हो जाएगा ना। अब हम बात करें प्रतिशत के मामले में, यह तो कुल जनसंख्या के मामले में है। अगर हम प्रतिशत के मामले में बात करें कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में कौन से जिले में है, तो विद्यार्थियों वो आपका जिला होगा बांसवाड़ा। अगर आपसे बात प्रतिशत के मामले में पूछ ले तो आपका उत्तर क्या आएगा? बांसवाड़ा। संख्या के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो उदयपुर में है और प्रतिशत के मामले में बात करें तो बांसवाड़ा। अब ज्यादा की बात की है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका उल्टा हम कम की भी बात करेंगे। सबसे कम कहां पाई जाती है? तो न्यूनतम जनजाति वाला जिला है बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर में सबसे कम पाई जाती है। अब हम बात करें प्रतिशत के मामले में, तो प्रतिशत के मामले में नागौर जिले में जनजाति का प्रतिशत सबसे कम है। नागौर के बाद में 2 नंबर पर है बीकानेर। यहां तक बात क्लियर है? दोबारा देखते हैं एक बार। यानी सबसे ज्यादा जनजाति वाले जिले है उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतिशत के मामले में बात करें तो बांसवाड़ा है। अब न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम बीकानेर में पाई जाती है और प्रतिशत के मामले में नागौर, उसके बाद में बीकानेर। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती है। तो विद्यार्थियों कुल जनजाति की अगर बात करें, राजस्थान में कुल जनजाति कितनी है, तो कुल जनजाति की संख्या है राजस्थान में 12। कितनी से है? 12। अब हम बात करते हैं 12 जनजाति कौन कौन सी है। सबसे पहले है मीणा। कौन सी जनजाति है? मीणा। मीणा के बाद में भील। भील के बाद में 3 नंबर पर आती है हमारी ग्रासिया। ग्रासिया के बाद में सहरिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो है डामोर। डामोर के बाद में अगर हम बात करें तो सांसी। सांसी के बाद में अगर हम बात करें तो कथोड़ी। कौन सी? कथोड़ी। कथोड़ी के बाद में अगर बात करें तो कंजर। ये 8 जनजाति तो मुख्य रूप से है, मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, सांसी, कथोड़ी, कंजर। अब हम बात करते हैं ये कौन से जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें मीणा की, तो मीणा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। उसके बाद में हम बात करें भील की, तो भील सबसे ज्यादा विद्यार्थी है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। उसके बाद में अगर ग्रासिया की बात करें तो ग्रासिया सिरोही में। ग्रासिया सिरा गई ले जानी, ग्रासिया सिरोही। उसके बाद में सहरिया। सहरिया विद्यार्थियों 12 में। कौन से जिले में? 12 में। आगे डैश है डामोर, डैश है डूंगरपुर। ये सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है। उसके बाद में आगे बात करते हैं सांसी। सांसी जनजाति सबसे ज्यादा सांस अंदर भरो, भरतपुर में। उसके बाद में कथोड़ी। यह है भी थोड़ी सी, इसके नाम में भी थोड़ी है और यह है ही थोड़ी। 35-40 परिवार बचे इसके। ये उदयपुर में विद्यार्थियों। उसके बाद में कंजर। कैसे कंजर, कैसे कोटा। समझ में आ गई बात? यहां तक यह राजस्थान की 8 प्रमुख जनजाति है। मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, ग्रासिया सिरोही में, सहरिया 12 में, डामोर डूंगरपुर में, सांसी भरतपुर में, कथोड़ी उदयपुर में, कंजर कोटा में। अब 4 जनजाति है वो थोड़े रूप में पाई जाती है। उसमें धानका, नाम सुने रहोगे धानका।
उसके बाद में कोकना, उसके बाद में नायका और उसके बाद में पटेलिया। ये 4 जनजाति है वो गौण रूप से पाई जाती है। धानका, कोकना, नायका और पटेलिया। ये थी जनजातियों से संबंधित कुछ बातें। अब हम बात करें कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो पहली विशेषता तो इनकी यह होती है कि ये आदिम ढंग से आर्थिक क्रियाएं करते हैं। कैसे करते हैं? आदिम ढंग से। आदिम ढंग से मतलब है शिकार करना, स्थानांतरित कृषि करना, वनों से भोजन प्राप्त करना। दूसरी बात करें तो ये आधुनिक जीवन शैली से दूर प्रकृति प्रेमी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति प्रेमी। आधुनिक जीवन शैली से दूर प्रकृति प्रेमी। आपकी परीक्षा में आ सकता है जनजाति से संबंधित 4 बात बताओ। तो पहला तो है आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। दूसरा आधुनिक जीवन शैली उनसे दूर प्रकृति प्रेमी होते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो ये दुर्गम जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। दुर्गम जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है जो हमारी राजस्थान की संस्कृति की भी धरोहर है। यह थी विद्यार्थियों जनजाति से संबंधित कुछ बातें। अब हम एक बार वापस जाते हैं फ्लैशबैक में। शुरुआत हमने कहां से की थी? जनजाति से, यानी उपनाम गिरिजन वनवासी, गिरिजन वनवासी। अब हम बात करते हैं इसके निवास स्थान की। तो ये पहाड़ों में, पठारों में और जंगलों में रहते हैं। आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो वनोत्पाद, आखेट, कृषि और पशुपालन। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या की तो 92.39 लाख है। और प्रतिशत की बात करें तो 13.48% है। यह राजस्थान में पाई जाती है। पूरे देश भर में अगर राजस्थान की बात करें तो विद्यार्थियों हमारा 6ठा स्थान है। उसके बाद में सर्वाधिक जनजाति अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो हमारा जो दक्षिण अंचल है वहां पाई जाती है। उसके बाद में पर्टिकुलर जिलों की बात करें तो उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर यानी उदयसी, डुब्बा। उदयपुर में सबसे ज्यादा है। परसेंट की बात करें तो विद्यार्थियों बांसवाड़ा में। न्यूनतम अगर बात करें तो बीकानेर में पाई जाती है। न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो नागौर में पाई जाती है। उसके बाद में आगे देखो, राजस्थान में कुल 12 जनजाति है जिसमें मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, सांसी, कथोड़ी और कंजर। अब बात करते हैं कौन से जिले में सबसे ज्यादा है। मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, ग्रासिया सिरोही में, सहरिया बारां में, डामोर डूंगरपुर में, सांसी भरतपुर में, कथोड़ी उदयपुर में, कंजर कोटा में। ये 4 गौण जनजाति है। धानका, कोकना, नायका, पटेलिया। अब हमने आगे बात की इनकी विशेषताओं की। तो एक तो ये आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं, आधुनिक जीवन शैली से दूर प्रकृति प्रेमी होते हैं, दुर्गम जंगलों में रहते हैं, इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। अब हम बात करते हैं एक एक जनजाति की। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति। कौन सी? मीणा। मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के बारे में शुरुआत से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हमें मीणा का अर्थ पता होना चाहिए। मीणा का अर्थ क्या है? मीणा जो शब्द है विद्यार्थियों वो संस्कृत के मीन शब्द से बना है। किससे बना है? मीन शब्द से। मीन शब्द का अर्थ क्या होता है? मीन शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मछली। यानी जो मीणा शब्द है इसका अर्थ है मीन से बना है। ये मीन का अर्थ होता है मछली। अब जो मीणा जनजाति है विद्यार्थियों वो क्या कहती है? वो खुद को मत्स्य अवतार मानती है। क्या मानती है? मत्स्य अवतार। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है? भगवान विष्णु के अवतार है। और भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार था वो मत्स्य अवतार था। कौन सा अवतार था? मत्स्य अवतार। यानी भगवान विष्णु ने सबसे पहले मछली के रूप में अवतार लिया था। किसके रूप में? मछली के रूप में। मछली के रूप में अवतार लिया था। तो जो मीणा जनजाति है वो खुद को भगवान विष्णु का अवतार यानी मत्स्य अवतार से संबंधित मानती है। इसका मानना है कि हमारी उत्पत्ति भगवान विष्णु के अवतार से हुई है। अब हम बात करते हैं मीणा जनजाति कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है।
यह राजस्थान की आकृति हमारी पतंगाकार है। ठीक है, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। विद्यार्थियों ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा मीणा पाए जाते हैं और प्राचीन काल में यहाँ पर सबसे ज्यादा मीणा पाए जाने के कारण इस प्रदेश को कहा जाता था मत्स्य प्रदेश। क्या कहा जाता था? मत्स्य प्रदेश। और राजस्थान के एकीकरण के दौरान जो प्रथम चरण था उसका भी नाम क्या रखा था? मत्स्य संघ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मीणा पाए जाते हैं। मीणा जनजाति के बारे में अगर हम इनकी कुछ खास बातों का जिक्र करते हैं तो मीणा है वो मछली का मांस नहीं खाते हैं। किसका मांस? मछली का, क्योंकि इनका अवतार मत्स्य से संबंधित है, ये इनको पवित्र मानते हैं। उसके अलावा बात करें राजस्थान की जनजातियों में सबसे शिक्षित जनजाति की, तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है ये, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है मीणा। आरक्षण का सबसे ज्यादा अगर फायदा उठाया है तो इसी जनजाति ने उठाया है। आरक्षण का सर्वाधिक फायदा उठाने वाली जनजाति है। आपसे प्रश्न पूछ ले आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया या सबसे ज्यादा शिक्षित कौन है, तो वो आपकी होगी मीणा। बात करें आदिवासी जनसंख्या के मामले में तो मीणा का विद्यार्थियों पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। मीणा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये कौन से जिलों में पाए जाते हैं, तो कौन से जिलों में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा अगर बात करें तो विद्यार्थियों ये पाए जाते हैं जयपुर में। ये हमने पहले पढ़ा है, मीणा सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में मीणा सबसे ज्यादा है। जयपुर के अलावा बात करें तो जयपुर का पड़ोसी कौन है? दौसा, जो जयपुर से बना है। इसके अलावा जयपुर का एक और पड़ोसी है सवाई माधोपुर, यानी जयपुर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में दौसा, उसके बाद में सवाई माधोपुर, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो A, B, C, D यानी अलवर, भरतपुर, C से करौली, D से आपका दौसा। आप याद रख सकते हो ऐसे। जयपुर है, सवाई माधोपुर है, A से आपका अलवर हो गया, B से भरतपुर हो गया, C से करौली हो गया और D से आपका दौसा हो गया। अगर आपके सामने प्रश्न आता है राजस्थान में मीणा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप करोगे जयपुर, सवाई माधोपुर करोगे, उसके बाद में आप ABCD लगा दोगे यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं मीणा के प्रकार। विद्यार्थियों मीणा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो मीणा है वो जमींदार मीणा होता है। कौन सा मीणा? जमींदार मीणा। जमींदार मीणा। और दूसरा जो मीणा होता है वो चौकीदार मीणा। अब नाम से स्पष्ट है, जमींदार यानी जो जमीन का काम करता है, यानी खेती करता है, पशुपालन करता है, खेती और पशुपालन करता है, उस मीणाओं को कहते हैं जमींदार। चौकीदार का मतलब है जो चौकीदारी का काम करते हैं, यानी राजा महाराजाओं के समय जो महल और जो कोषागार होते थे उनकी जो रक्षा करने वाले लोग थे वो चौकीदार कहलाए। अब मीणा जनजातियों के कुछ समूह भी है। समूह की जैसे हम बात करें तो आपका हो गया आदिया मीणा। कौन सा मीणा? आदिया मीणा कौन होता है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार असली मीणा है वो आदिया मीणा कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो चमरिया मीणा। कौन सा मीणा? चमरिया। चमरिया नाम से स्पष्ट है, यानी चमड़े का काम करने वाले क्या कहलाए? चमरिया मीणा। चमरिया मीणा के बाद में अगर हम बात करें तो चौथिया मीणा। ये चौथ वसूलते थे, यानी एक प्रकार का कर होता है, चौथिया मीणा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रावत मीणा। ये विद्यार्थियों राजपूतों से निकले। रावत मीणा राजपूतों से संबंधित है। ये मीणाओं के कुछ समूह है। वैसे बहुत सारे समूह है लेकिन आपकी पुस्तक में इतना ही जिक्र किया है। अब बात करते हैं, जैसे सबका अपना अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है, तो मीणाओं का भी एक पवित्र ग्रंथ है और उसका नाम क्या है? मीणा पुराण। क्या नाम है विद्यार्थियों? मीणा पुराण। अब बात करें इसके रचयिता की, इसका रचयिता कौन है? तो विद्यार्थियों इसका जो रचयिता है उसका नाम है मुन्नी, बदनाम हुई नहीं, मुन्नी मनन सागर। क्या नाम है? मुन्नी मनन सागर। विद्यार्थियों ये इनका गुरु है। मीणाओं का गुरु कौन है? मुन्नी मनन सागर। और मीणाओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मीणा पुराण। दोस्तों कहा जाता है कि इस ग्रंथ में मीणाओं के 5200 गोत्रों का वर्णन है। जैसे गोत्र होते हैं ना,
प्रत्येक जाति में गोत्र होते हैं, जैसे राजपूतों में होते हैं शेखावत है, भाटी है, इस प्रकार से 5200 गोत्र है। 32 तड़ों का वर्णन है, तड़ा मारना नहीं, 13 पाल, यानी 5200 गोत्र है, 32 तड़ा और 13 पाल। अब हम बात करते हैं मीणाओं के सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम बात करें इनके पारिवारिक स्थिति क्या होती है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो बच्चों, इसका परिवार है वो संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है यहाँ पर, यानी परिवार में सारे लोग रहते हैं एक साथ, संयुक्त परिवार प्रथा। दूसरी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार हमारे होते हैं ना पितृसत्तात्मक परिवार, उसी प्रकार मीणाओं में भी पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। अब बात करते हैं विवाह शादी की। विवाह शादी किस प्रकार से होती है, तो मीणाओं में जो विवाह शादी होती है उसके 3 प्रकार है। कौन कौन से? पहला ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह, जैसे हिंदुओं में होते हैं ना वैसे ही होते हैं इसमें भी। दूसरा गंधर्व विवाह। कौन सा? गंधर्व। आपको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी डिटेल में आपकी पुस्तक में ज्यादा है नहीं, आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। राक्षस विवाह होता है तीसरा। अब विवाह के अलावा ये 3 प्रकार हो गए विवाह के। अब विवाह होने के बाद में अगर कोई छुटपुट हो जाए, मियाँ बीबी के बीच में अगर अनबन हो जाए, तो वो पिच्छा भी छुड़वा सकते हैं, यानी तलाक भी ले सकते हैं, उसको बोलते हैं नाता प्रथा। इसमें तलाक का एक प्रकार और भी होता है विद्यार्थियों, और उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। क्या? छेड़ा फाड़ना। इसमें क्या होता है, जब घरवाली पति को ज्यादा परेशान करे ना, तो पति क्या करता है, उसका जो दुपट्टा है या फिर साड़ी है उसको फाड़ के ना उसको दे देता है कि जा तेरा रास्ता पकड़ तू, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो वो इस प्रकार छेड़ा फाड़ के उसको दे दिया जाता है और उसका तलाक हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब छेड़ा फाड़ने के बाद में वो उस दुपट्टे को लेकर अपनी मन मर्जी की दिशा में चली जाती है, कहीं भी जा सकती है। और जब जाती है तो उसके सर पर घड़ा होता है, और जो व्यक्ति उसके घड़े को सबसे पहले उतारता है ना, उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है। ऐसा इसमें मान्यता है। अब हम बात करते हैं मेणा में कुछ पंचायतें हैं। 4 प्रकार की पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत है, दूसरी गोत्र पंचायत है, तीसरी अगर बात करें तो क्षेत्रीय पंचायत है, और चौथी अगर हम बात करें तो 84 पंचायत। कौन सी पंचायत है? 84 पंचायत। ये विद्यार्थियों मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत होती है। यानी जिस प्रकार हमारे झगड़ा वगैरह होता है तो हम तो पुलिस थाना मुकदमा में कर देते हैं इस प्रकार की हरकतें, लेकिन यहाँ पर है ना सारा काम पंचायतें है वो निपटाती है। ग्राम पंचायत है, गोत्र पंचायत है, क्षेत्रीय पंचायत है और 84 पंचायत है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं मीणाओं से संबंधित कुछ और बातें। यानी जिस प्रकार हमारी धार्मिक आस्था होती है, हम अपने अपने देवताओं को मानते हैं, उसी प्रकार इनकी भी कुछ धार्मिक आस्थाएं हैं। धार्मिक आस्थाएं, तो पहली बात तो ये है दोस्तों, ये जीण माता को बहुत मानते हैं। किसको? जीण माता को। तो जीण माता इनकी इष्ट देवी है। दूसरी अगर हम बात करें, सिरोही में गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? गौतमेश्वर का। और ये इनको कहते हैं भूरिया बाबा। क्या कहते हैं? भूरिया बाबा। विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम है ना अपने इष्ट देव की कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलते ना, उसी प्रकार ये भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अन्य कोई बात मनवानी हो नहीं तो ऐसी तो खा भूरिया बाबा की सौगन, तो भूरिया बाबा की सौगन खा के कभी झूठ कौन बोला है। बिंग अलावा स्वाई माधोपुर का एक मंदिर है गणेश जी महाराज को, विघ्न हरण मंगल करण, यानी गणेश जी महाराज। तो गणेश जी महाराज भी आंगा पूज्य देवता है। बिगा अलावा अगर आप बात करा स्वाई माधोपुर का मायने एक स्थान है जिसका नाम है विद्यार्थियों रामेश्वरम। किस स्थान है? रामेश्वरम। रामेश्वर का मायने 3 नदी आगे मिला है, बनास, चंबल और सीप। यानी बनास, चंबल, सीप को जो को त्रिवेणी संगम हुआ है, वो विद्यार्थियों मीणा को प्रयागराज है। समझ में आ गई बात? बिंग अलावा है महावीर जी मंदिर में भी धोख मारे,
ए आपने मीणा का जका धार्मिक आस्था रा देवता बे जीण माता, गौतमेश्वर महाराज, गणेश जी महाराज और सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम। बिंग अलावा आप आगे बात करा जो सगड़ा नाचना कोड है नी, बिया भी मीणा को भी एक नृत्य है, भी नृत्य को नाम किया है नेज्जा। किस नृत्य है? नेज्जा। नेज्जा नृत्य के वह होली पर हुआ है। वो आंगो एक खेल नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? खेल नृत्य। इसमें क्या होता है? एक लठ रोप दिया जाता है, उसके ऊपर एक नारियल बांध दिया जाता है, इसके चारों ओर महिला खड़ी हो जाती है। अब जो मीणा और भील पुरुष है ना, वो इस नारियल को तोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर महिलाएं खड़ी होती है और उसके हाथ में कोड़ा होता है। क्या होता है? कोड़ा। वो उसको तोड़ने का प्रयास करती है और वो महिला है ना उसके कोड़ा मारती है। तो ये एक प्रकार का उनका नेज्जा नृत्य है। ये विद्यार्थी होता है डूंगरपुर में। कहाँ होता है? डूंगरपुर और उदयपुर में खेरवाड़ा। ठीक है। अब बात करें हम इसकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की बात करें तो विद्यार्थियों, वैसे तो मीणा है वो कृषक होते हैं, कृषक पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन वर्तमान में आप मीणा के हालात देखोगे तो मीणा सामान्य जो जाति होती है उनसे भी बहुत आगे चले गए हैं। मीणाओं ने आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। सबसे ज्यादा प्रशासनिक सेवाओं में मीणा पाएंगे। चाहे आप किसी भी विभाग की बात करो, फौज, पुलिस, किसी भी प्रकार की, यहाँ सबसे ज्यादा मीणा पाए जाएंगे। तो अब मीणाओं की आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत हो गई है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने मीणा जाति के बारे में पढ़ा और राजस्थान की जनजाति के आधारभूत तत्व पढ़े। कल हम बाकी जो जनजातियां बच गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पर आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप सभी घरों में रहो, सुरक्षित रहो। शुक्रिया, धन्यवाद। वापस मिलेंगे अगली क्लास के साथ।